हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकंड ईयर। ठीक है, बीएड सेकंड ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका दूसरा पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसको हिंदी में अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा आपके एग्जाम में। उसी में आज आप लोग को कंपलसरी क्वेश्चन पर देखेंगे और कंपलसरी क्वेश्चन 16 मार्क्स का है। जब आपके सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चन देखने मिलेगा, जहां आपको 4 क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा और चारों का चारों क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है। कंपलसरी क्वेश्चन सबको बनाना अनिवार्य है। 16 मार्क्स का ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का रहेगा। इस तरह से 4 इंटू 4 बराबर 16 मार्क्स का ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 16 नंबर आज हम लोग पक्का करेंगे दोस्तों। और असेसमेंट फॉर लर्निंग का हम लोग सजेस्ट क्वेश्चन कर दिए आपके एग्जाम के लिए, तो वहां से हम लोग बताए थे कि कंपलसरी सजेस्ट क्वेश्चन आप लोग को हम बता देंगे। तो आज हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन को देखेंगे। जितना हम कंपलसरी क्वेश्चन आप लोग को दिए थे, 8 कंपलसरी क्वेश्चन दिए थे, उसी 8 में से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और यहाँ से आप लोग को 16 नंबर पक्का करना है। दोस्तों, असेसमेंट फॉर लर्निंग का जब हम सजेस्ट क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और एक एक करके क्वेश्चन को अच्छे ढंग से उसका प्रॉपर रूप से नोट्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर के कंपलसरी क्वेश्चन पर देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि जितना हम आज कंपलसरी क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम में यहाँ से 4 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और यहाँ से आप लोग को 16 मार्क्स पक्का करना है। ठीक है, जिन लोगों ने बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का नोट्स अब तक नहीं लिया है तो प्लीज इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके, ठीक है, आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का नोट्स व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बीएड सेकंड ईयर वाले विद्यार्थी के लिए असेसमेंट फॉर लर्निंग का कंपलसरी सजेस्ट क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछने की ज्यादा से ज्यादा चांस बनता है। यहाँ पे हम लोग कंपलसरी क्वेश्चन जो आपका 8 लिए हैं और उम्मीद करेंगे कि इसी 8 में से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, तो आपका है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। सभी क्वेश्चन यहाँ पे 4-4 मार्क्स का रहेगा और कंपलसरी जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग पे भी, आपका जो यूनिट का क्वेश्चन रहता है 16 मार्क्स का, वहां पे भी इसको आपका प्रयोग होगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपका हेल्प होगा। तो कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन होता है, इसका प्रयोग आपका यूनिट के क्वेश्चन में 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी जरूर आपका हेल्प होगा वहां पे, क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चन जो होता है वो यूनिट का क्वेश्चन को ही छाट के बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला है ग्रेडिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग, इसके बारे में लिखना है कि ग्रेडिंग के कितने प्रकार हैं। फिर है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पोर्टफोलियो का अर्थ, मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीसीई कहते हैं। ठीक है, इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। उसके बाद है रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव तथा सबमेटिव एवोल्यूशन। उपलब्धि परीक्षण क्या है, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट। सामाजिक मेट्रिक तकनीकों का उपयोग, यूजेज ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। उसके बाद है लास्ट मानक संदर्भित एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण, जिसको हम लोग शॉर्ट में आप लोग इसको बोल सकते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, और एक हो गया मानदंड संदर्भित परीक्षण, इसको हम लोग बोलते हैं एनआरटी और इसको हम लोग बोलते हैं मानदंड को सीआरटी। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि इसी 8 में से आपके एग्जाम में यहाँ से 4 क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और यहाँ से आप लोग को चारों का चारों क्वेश्चन बना के 16 नंबर पक्का करना है। ठीक है दोस्तों, तो कंपलसरी क्वेश्चन आज हम लोग क्लियर करके समाप्त कर देंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जहां से आप लोग का यहाँ से 16 मार्क्स कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने में ग्रेडिंग के प्रकार। ठीक है, जिसको हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग कहते हैं। तो आप लोग को इसी तरह से कॉपी के बीच में लिखना है ग्रेडिंग के प्रकार, और ग्रेडिंग के कितने प्रकार है उसको डायग्राम की मदद से आपको बताना है। ठीक है, तो ग्रेडिंग प्रणाली होता है जिसको हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली के कौन कौन से प्रकार है उसको डायग्राम बना लीजिएगा इस तरह से कॉपी में आप लोग को डायग्राम बना के लिखना है। डायग्राम के कई प्रकार हम बता चुके हैं आप लोग को, तो वहां से आपको जो भी डायग्राम आपको पसंद हो वो आप लोग कॉपी में बना सकते हैं। तो एक हम डायग्राम ये बनाए हैं जो कि आपके बीच में लिखना है ग्रेडिंग के प्रकार, और डायग्राम जो बनाना है वो ब्लैक पेन से बनाना है, और इसमें जो पॉइंट लिखना है वो ब्लू पेन से लिखना है। तो बीच में हम लिखेंगे ग्रेडिंग प्रणाली के प्रकार। सबसे पहला ग्रेडिंग है प्रतिशत ग्रेडिंग। ठीक है, दूसरा में है अक्षर ग्रेडिंग, तीसरा में है सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, 4 में है मास्टरी ग्रेडिंग, 5 में है सफल या असफल ग्रेडिंग,
6 में है मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। तो इस तरह से 6 ग्रेडिंग के प्रकार हैं और 6 का छो आप लोग को याद कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। ग्रेडिंग के प्रकार 6 हैं: प्रतिशत ग्रेडिंग, अक्षर ग्रेडिंग, सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, मास्टरी ग्रेडिंग, सफल या असफल ग्रेडिंग, मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग ग्रेडिंग ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को ग्रेडिंग के प्रकार छो का छो याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं एक एक करके ग्रेडिंग के प्रकार को देखते हैं। सबसे पहला ग्रेडिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत ग्रेडिंग, परसेंटेज ग्रेडिंग, ठीक है। इसको ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिखना जरूरी है, जिसको हम लोग प्रतिशत ग्रेडिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में परसेंटेज ग्रेडिंग कहते हैं। अब प्रतिशत ग्रेडिंग क्या है इसको देखिए। विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत में अंक देना होता है। जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसके अंक को, यानी कि उसके जो मार्क्स होते हैं उसको हम लोग किस में देते हैं, प्रतिशत में देते हैं। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग का जो मार्कशीट होता है वो परसेंटेज में भी बताता है कि आपने इतना परसेंटेज मार्क्स लाए, ठीक है। तो जब आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के बाद उसके अंक को जब प्रतिशत में देते हैं तो वही तो आपका प्रतिशत ग्रेडिंग कहलाता है। यह आमतौर पर परीक्षा में प्रतिशत या असाइनमेंट पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित होता है। ये जो आपका प्रतिशत ग्रेडिंग होता है, आपको प्रतिशत या जो असाइनमेंट से प्राप्त अंक होते हैं उसको हम प्रतिशत में देते हैं। जैसे प्रतिशत का मतलब होता है 100। जब आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तब आप लोग देखे होंगे आपके मार्कशीट में, तो आपका वहां पे बगल में प्रतिशत में भी दिया रहता है कि आपने अपने स्कोर में यानी अंकों में इतना प्रतिशत आपने प्राप्त किया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत ग्रेडिंग, जिसमें मूल्यांकन के बाद बच्चों के अंकों को प्रतिशत में दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत ग्रेडिंग, ठीक है। सबसे पहला ग्रेडिंग हो गया प्रतिशत ग्रेडिंग। दूसरा में है अक्षर ग्रेडिंग। अक्षर ग्रेडिंग भी एक ग्रेडिंग का प्रकार है जिसको हम लोग लेटर ग्रेडिंग कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए, यहाँ पर बच्चों को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि ये जो है अधिकतर सीबीएसई बोर्ड में, यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा सीबीएसई बोर्ड के मार्कशीट में ज्यादातर देखा जाता है अक्षर ग्रेडिंग, जिसको हम लोग लेटर ग्रेडिंग भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिया जाता है, अक्षरों के आधार पर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अक्षर ग्रेडिंग। जैसे ABCDEF, ठीक है, साथ में प्लस या माइनस का उपयोग भी किया जाता है। जैसे ABCDEF साथ में प्लस या माइनस का भी उसके साथ उपयोग किया जाता है। ए जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, बी उससे कम होता है, सी उससे कम होता है। इस तरह से धीरे धीरे EF तक जो है बहुत कम आपका ग्रेडिंग होता है। जैसे A+ का मतलब हुआ बहुत अच्छा मार्क्स इन्होंने लाया, B+ का मतलब हुआ कि A+ से इन्होंने कम मार्क्स लाया, फिर A- का मतलब हुआ कि A+ से इन्होंने थोड़ा सा मार्क्स इनका अच्छा नहीं रहा, B- का मतलब हुआ B+ से इनका मार्क्स अच्छा नहीं रहा। तो प्लस का मतलब होता है अच्छा मार्क्स होना, ठीक है, और माइनस का मतलब होता है अच्छा मार्क्स नहीं होना। आप लोग देखे होंगे मार्कशीट में लिखा रहता है A++, इसका मतलब हुआ कि इन्होंने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग मार्क्स लाया है। अगर A+ लिखा है तो इन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, और ए अगर बी लिखा है तो उसमें एवरेज मार्क्स लाया है। तो इस तरह से उन्होंने ग्रेडिंग को जो है उन्होंने प्रकार के रूप में, लेटर ग्रेडिंग के रूप में बताया। इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षर ग्रेडिंग, ठीक है। ये दूसरा हो गया ग्रेडिंग। तीसरा ग्रेडिंग है सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, जिसको हम लोग नॉर्मल रिप्रेजेंटेड ग्रेडिंग कहते हैं। सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग क्या होता है कि इसमें छात्रों की तुलना, ठीक है, में एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्रों की जो तुलना होती है एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, जिसमें कई सारे समूह में छात्र बैठे होते हैं, उसमें उनका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है, और एक बच्चे का जिनका मार्क्स सबसे अच्छा रहता है तो उनको अन्य बच्चों के साथ तुलना किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, जिसको हम लोग नॉर्मल रिप्रेजेंटेड ग्रेडिंग कहते हैं। ये तीसरा ग्रेडिंग था। चौथा में है मास्टरी ग्रेडिंग। मास्टरी ग्रेडिंग क्या है इसको देखिए। जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को कहाँ तक सीखा है यह तय किया जाता है। इसमें क्या होता है मास्टरी ग्रेडिंग में कि जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा, ठीक है, तथा यह तय किया जाता है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा
और उसमें क्या कमी रह गया उसको सुधार करने का प्रयास करता है। तो इसी को बोलते हैं मास्टरी ग्रेडिंग। इसमें यह पता लगाया जाता है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा, यानी कि इन्होंने कहाँ तक अचीवमेंट किया, इसके बारे में पता लगाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टरी ग्रेडिंग। उसके बाद है 5 में सफल या असफल ग्रेडिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में पास या फेल ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो सफल या असफल ग्रेडिंग क्या होता है इसको देखिए। इस स्तर में बच्चों को 2 स्तरों में रखा जाता है, यानी कि इस लेवल में बच्चों को 2 लेवल में रखा जाता है। बच्चे या तो पास हैं या फेल हैं। इसमें क्या होता है, 2 लेवल होता है, या तो बच्चे पास करेंगे या तो फिर बच्चे फेल करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ गया सफल या असफल ग्रेडिंग। इसीलिए इसे हम लोग सफल या असफल ग्रेडिंग कहते हैं। जैसे अगर कॉपी, अगर मार्कशीट में सफल रहा तो इसका मतलब बच्चे पास हो गए, अगर रिजल्ट में असफल रहा तो बच्चे फेल कर गए। तो इसी ग्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं सफल और असफल ग्रेडिंग। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पास या फेल ग्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद है लास्ट ग्रेडिंग है, ये ग्रेडिंग का प्रकार है 6 नंबर में मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रिप्रेजेंटेड ग्रेडिंग कहते हैं। ये आपका सबसे ग्रेडिंग के प्रकार का सबसे लास्ट ग्रेडिंग है, जिसका नाम है आपका मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, जिसको हम लोग क्राइटेरियन रिप्रेजेंटेड ग्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है इसको समझिए। ये प्रणाली विशेष जानकारी पर आधारित है। ये प्रणाली जो होती है एक विशेष जानकारी पर आधारित होती है, जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। ये क्या होता है कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, जहाँ छात्रों की योग्यता के मापदंडों को मापा जाता है। इसमें क्या होता है कि मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग हम समझाते हैं अपनी भाषा में कि मानदंड संदर्भित परीक्षण क्या होता है कि कोई समूह या संगठन जो होते हैं वो बच्चों का टेस्ट लेता है। जैसे आप लोग का टेस्ट लेता है सीटेट। ठीक, सीटेट जो होता है, सीटेट क्या है, एक मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग है। वो उन्होंने आपका क्या क्या एक टेस्ट लिया समूह में। ठीक है, और ये जो मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग जो होता है ये विश्वसनीयता और वैधता इसमें सबसे अधिक होती है। इसमें क्या होता है कि छात्रों की योग्यता को देखा जाता है, उनके मानदंडों को मापा जाता है। यही होता है मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रेडिंग के लगभग 6 प्रकार देखे और 6 का 6 प्रकार आप लोग को याद रखना है दोस्तों। सबसे पहला ग्रेडिंग देखे थे प्रतिशत ग्रेडिंग, दूसरा में देखिए अक्षर ग्रेडिंग, तीसरा में देखिए सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, चौथा में देखिए मास्टरी ग्रेडिंग, उसके बाद 5वां में देखिए सफल या असफल ग्रेडिंग, और 6 में देखिए मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। ठीक है, तो आप लोग 6 का 6 ग्रेडिंग के प्रकार को याद कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है कई बार पूछा हुआ है, इसको देख लीजिएगा और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 3 होता है, आप लोग जानते हैं। एक होता है माध्य, माध्यांक और बाहुलक। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, माध्यांक को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं और बाहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। ठीक है, तो 3 जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। एक है माध्य है, दूसरा माध्यांक है और तीसरा में बाहुलक है। ठीक है, माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं, माध्यांक को मीडियन कहते हैं और बहुलक को मोड कहते हैं। तो तीनों का तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। इस तरह से आप लोग डायग्राम बना के कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, कॉपी में जितना हो सके कॉपी को अट्रैक्टिव बनाइए, डायग्राम बना के लिखिए, वो उतना अच्छा मार्क्स आप लोग को मिलेगा। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे माध्य। माध्य क्या होता है इसको पढ़िए, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर माप माध्य, इसको हम लोग औसतांक मीन है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसमें हम लोग कई सारे माप पढ़ते हैं, जैसे माध्य भी पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं, बाहुलक पढ़ते हैं। इन तीनों में सबसे अधिक जो विश्वसनीय होता है, ठीक है, और स्थिर माप जो होता है उसी को हम लोग माध्य कहते हैं। माध्य को हम दूसरा नाम औसतांक भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं, जिसे अंकगणित की भाषा में औसत माप, एवरेज वैल्यू भी कहा जाता है। याद रखिएगा, माध्य को हम लोग अंकगणित की भाषा में यानी अर्थमेटिक के लैंग्वेज में हम लोग औसत माप यानी एवरेज वैल्यू भी कहते हैं। याद रखिएगा, माध्य का मतलब एवरेज वैल्यू भी है, औसत माप भी कहते हैं इसको हम लोग। इसमें 2 मनोवैज्ञानिक थे, इसका नाम था सिप्सन और कफका। याद रखिएगा, सिप्सन तथा कफका।
ने कहा कि यदि किसी अंक सामग्री के सभी अंकों को योग करके अंकों की संख्या से भाग देने पर माध्य ज्ञात किया जाता है। इन्होंने यह कहा कि यदि किसी अंक सामग्री के सभी अंकों को हम लोग अगर जोड़ करके उसके अंकों की संख्या से अगर भाग देते हैं तो हम लोग माध्य प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से अर्थात माध्य का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि माध्य बराबर अंकों का प्राप्तांकों का योग बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। ठीक है, तो ये उन्होंने माध्य का फॉर्मूला दिया कि माध्य बराबर होता है यानी मीन बराबर होता है कुल प्राप्तांकों का योग बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। इसको आप लोग को याद रखना, माध्य का ये फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे भी आप लोग को देना है एग्जाम में, जैसे संख्या है आपका सामने में 5, 4, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, ये आपका संख्या है। इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर सभी संख्या को जोड़ देना है। 5 हो गया प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, यानी जितना यहाँ पे संख्या था सबको जोड़ दिए। अब बटे कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 से भाग दे देना है। सबको जोड़िएगा तो 45/9 आएगा। तो इसका मतलब 5, 9 पंचे 45, इसको काटिएगा तो 5 जो हो गया ये इसका माध्य हो गया इन सभी संख्या का। इस तरह से आप लोग माध्य का फॉर्मूला है कुल प्राप्तांकों का योग बटे कुल प्राप्तांकों की संख्या। इस तरह से आप लोग माध्य निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को एक जैसे देके भी बताना है एग्जाम का कॉपी में। माध्य यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम लोग आएंगे माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी है कि माप है माध्यिका, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं। माध्यिका वह केंद्रीय मान है, यानी कि माध्यिका वह केंद्रवर्ती मान होता है जो किसी समूह के प्राप्तांकों को ऐसे दो भागों में बांटता है कि एक भाग के सभी प्राप्तांक उससे अधिक होते हैं और दूसरे भाग के सभी प्राप्तांक उससे कम होते हैं। देखिए, अब हम लोग माध्यिका को समझते हैं कि माध्यिका क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में मीडियन कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए, माध्यिका क्या होता है कि यह केंद्रीय वर्ती माप का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग किसी समूह के प्राप्तांकों को ऐसे दो भागों में बांटते हैं जिसमें एक भाग जो होता है सभी प्राप्तांक उससे अधिक होते हैं और दूसरा भाग जो होता है सभी प्राप्तांक उससे कम होते हैं। अतः इसको समझिए अपनी भाषा में, माध्यांक किसी समूह का वह प्राप्तांक है जो उनको व्यवस्थित क्रम या तो आरोही अथवा अवरोही में रखने पर ठीक मध्य मान प्राप्त होता है। जब हम लोग उसके माध्यांक को निकालेंगे यानी माध्यिका को निकालेंगे तो किसी समूह का वह प्राप्तांक मान होता है जब हम उनको व्यवस्थित करना है या तो असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में या तो अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको बैठा के तब हम उसके बीच में जो ठीक मान होता है वही आपका माध्यिका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको फॉर्मूला में समझेंगे कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 n + 1/2। ये माध्यिका का फॉर्मूला, वहां पद जहां n विषम संख्या है, n अगर विषम संख्या होगा तो ये वाला फॉर्मूला बैठाना है पहला वाला कि माध्यिका बराबर n + 1/2 वहां पद। यदि n अगर सम संख्या आता है तो दूसरा वाला फॉर्मूला बैठाइएगा माध्यिका बराबर 1/2 ब्रैकेट देना है n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। माध्यिका का दो फॉर्मूला होता है n + 1/2 वहां पद, फिर माध्यिका का दूसरा फॉर्मूला n1/2 ब्रैकेट n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद। जब n विषम संख्या होगा तो ये वाला फॉर्मूला बैठाएगा। ठीक है, अगर n जब सम संख्या होगा ये वाला फॉर्मूला बैठाना है। तो विषम संख्या और सम संख्या के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उदाहरण देना जरूरी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। जैसे संख्या दिया हुआ है आपके सामने में 4, 2, 3, 7, 8, 9, ये आपके सामने में संख्या दिया हुआ है। इसका आपको माध्यिका निकालना है। तो पहले आप लोग को संख्या काउंट कीजिए कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 यहाँ पे संख्या है। 6 संख्या का मतलब n का मान सम संख्या हुआ, यानी कि 6 जो है 6 संख्या है आपके पास और ये 6 जो है एक सम संख्या इवन नंबर है। तो आपको सम संख्या वाला का आपको माध्यिका निकालना है। तो सम संख्या वाला जब माध्यिका निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है
1/2, ठीक है, n/2 वहां पद, n का मतलब हुआ 6/2 वहां पद, प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि 6/2 प्लस 1 वहां पद, जहां n रहेगा वहां पे आपको 6 बैठा देना है, ठीक है। तो 1/2, 6 को 2 से भागा दीजिएगा तो तीसरा पद, 6/2, 3 और 1 4, चौथा पद हो जाएगा। इस तरह से 1/2, 3 प्लस 7, ठीक है। तो तीसरा पद, आपको यहाँ पे तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तो पहले इस संख्या को आप लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इस संख्या को आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में बैठाइए। तो सबसे छोटा संख्या हो गया 2, ठीक है, फिर हो गया 3, फिर उसके बाद आपके सामने में हो गया 4, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे 2 3 4, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद आपके सामने में 7, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया 8, उसके बाद फिर हो गया 9, ठीक है। तो तीसरा पद, तीसरा पद कौन है, 1 2 3, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। यानी कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के बाद तीसरा पद जो रहेगा, यानी कि थर्ड टर्म जो होगा 1 2 3, 3 में कौन है, यहाँ पे 4 है, तो 4 बैठाना। चौथा पद पद यानी कि फोर्थ टर्म, 1 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन हो गया, 7 हो गया, ठीक है। इसको समझिए, 7 हो गया। अब दोनों को जोड़ देना है, तो 7 4 कितना हुआ, 11, 11/2 मतलब 5.5, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपका माध्यिका निकल गया सम संख्या के लिए, ठीक है। तो सम संख्या का जब आपके सामने में आपको माध्यिका पूछेगा तो उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में बैठा देना है, जितना रहेगा उसको काउंट कर लेना है, उसके बाद अगर सम आता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा संख्या दिया हुआ है 3 8 7 4 11, ठीक है। इसको पहले आप लोग आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा देते हैं, पहले 3 हो जाएगा, फिर 4 होगा, ठीक है, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, ठीक है। तो ये आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में बैठा दिए। अब संख्या काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, यहाँ पे n हो गया विषम संख्या, ठीक है, क्योंकि n का मान 5 आया है, विषम संख्या हो गया। अब इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 पद, जब विषम संख्या रहेगा तो इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। तो n के जगह पे आपको 5 बैठाना, 5 प्लस 1/2 वहां पद, ठीक है, तो 5 प्लस 1 यानी 6/2 वहां पद, यानी यानी तीसरा पद, तीसरा पद आ गया। अब तीसरा पद में कौन है, तो ये, अब तीसरा पद में आप लोग काउंट कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में बैठाने वाला, 1 2 3, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। असेंडिंग ऑर्डर में बैठाने के बाद तब आपको थर्ड टर्म को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका इसका माध्यिका, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम लोग माध्यिका पढ़ लिए। अब हम लोग बात करते हैं बहुलक, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो तीसरा ये मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का, बहुलक कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में मोड कहते हैं। मोड के बारे में क्या बताया था, सिम्पसन तथा कफका ने कहा कि यदि किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। यानी बहुलक अगर हम कैसे निकालेंगे, जब कोई श्रृंखला दिया रहता है उसमें जो है, जो संख्या जितना बार रिपीट होता है वो संख्या आपको बहुलक कहलाता है। ध्यान से इसको समझिएगा कि सिम्पसन तथा कफका ने यह कहा कि किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली संख्या को हम लोग बहुलक कहते हैं। जो संख्या सबसे अधिक बार जो आता हो वह संख्या आपका बहुलक कहलाता है। अर्थात गिनती में जो संख्या सबसे अधिक बार आता हो उस संख्या को हम लोग बहुलक कहते हैं। अब इसको समझिए, जैसे 2 3 5 6 2 2 2 6 6 5 5 5 2 2। अब यहाँ पे देखिए कि 2 कितना बार आया है, पहले काउंट कीजिए 2 कितना बार है। 2 आपके सामने में 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है आपका 6 बार आया है। 3 3 कितना बार आया है, 1 3 1 बार आया है, ठीक है। 5 5 कितना बार आया है, 5 को काउंट कीजिए, 5 आया, 1 2 3 4 4 बार आया है।
फिर 6 को काउंट कीजिए, 6 कितना बार आया, 1 2 3, 3 बार आया। यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो 2 जो है सबसे ज्यादा बार आया, यानी 6 बार 2 आया। तो ये 2 ही मेरा बहुलक कहलाएगा, ना कि 6। यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वो संख्या आपका बहुलक कहलाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ का बहुलक 2 हो गया। यही हम लिखें, गिनती में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है उस संख्या को हम लोग बहुलक कहते हैं। चलिए, यहाँ तक तीनों आपका खत्म हुआ, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों को अच्छे से आप लोग को विस्तार से बता दिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है पोर्टफोलियो आकलन का अर्थ, मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो आकलन का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग पोर्टफोलियो के बारे में जानते भी हैं कि पोर्टफोलियो क्या होता है, समझिए इसको हम लोग। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको समझिए। पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल होता है दोस्तों। पोर्टफोलियो जो होता है एक प्रकार का फाइल होता है, एक प्रकार का रिकॉर्ड होता है, याद रखिएगा, जिसमें बच्चों की गतिविधियों का संग्रह होता है। जिसमें क्या होता है कि बच्चे की गतिविधियों का संग्रह होता है, बच्चे के जितनी भी गतिविधि होती है ना, उसका वहां पे क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है उस फाइल में। उस फाइल को हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। तथा किसी व्यक्ति या बच्चे के निश्चित अवधि के दौरान विशेष क्षेत्रों में किए गए कामों, जैसे उपलब्धि, प्रगति, स्कोप, रिकॉर्ड तथा कमियों का संग्रह होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति या बच्चे के निश्चित अवधि के दौरान विशेष क्षेत्र में किए गए कामों, जैसे कि उपलब्धि हुआ, प्रगति हुआ, स्कोप हुआ, रिकॉर्ड हुआ, या कमियों को भी उनमें संग्रह करके रखा जाता है। इन सभी चीजों को, बच्चे या व्यक्तियों के कामों को उस फाइल में क्या किया था, संग्रह किया था, जमा किया जाता है। उस फाइल को पोर्टफोलियो कहा जाता है। उसी फाइल को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पोर्टफोलियो कहते हैं। उस फाइल को हम लोग पोर्टफोलियो कहा जाता है। याद रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति या बच्चे के निश्चित अवधि के दौरान, ठीक है, फिक्स टाइम के दौरान, निश्चित अवधि के दौरान किए गए काम, जो उन्होंने काम किया था और उससे उनको उपलब्धि मिला, प्रगति मिला, स्कोप मिला, रिकॉर्ड मिला, कमियां जो रह गया, उनको जब हम संग्रह करते हैं जिस फाइल में, उस फाइल का नाम है पोर्टफोलियो। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग और पढ़ते हैं। पोर्टफोलियो में छात्रों के विद्यालय, घर और समाज से प्राप्त उपलब्धि, प्रगति, कमियों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो में जो बच्चों के, चाहे वो विद्यालय में हो, घर में हो, समाज से जो भी उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया, जो भी उन्होंने प्रोग्रेस प्राप्त किया, जो भी उनमें कमी हो गया, उनको उसमें रखा जाता है। केवल विद्यालय का ही नहीं, विद्यालय के साथ साथ घर और समाज के भी उनकी चीजों को उसमें क्या किया था, रिकॉर्ड रखा जाता है। जो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कौशलों और प्रदर्शन का संग्रह होता है। जो उनके वहां पे जो फाइल होता है उसमें क्या होता है कि कई सारे क्षेत्रों में उन्होंने जो स्किल उनके अंदर आया, उन्होंने जो प्रदर्शन किया, उसी को उनमें संग्रह किया जाता है, जमा करके रखा जाता है उस फाइल में। पोर्टफोलियो में बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे व्यक्तिगत, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बालक की विशिष्ट उपलब्धि, खेलकूद आदि जानकारी एकत्रित किया जाता है। पोर्टफोलियो में बच्चों की जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, शैक्षणिक जानकारी हुआ, सांस्कृतिक जानकारी हुआ, बालकों की विशिष्ट उपलब्धि, उन्होंने कुछ स्पेशल अचीवमेंट किया हो, खेलकूद से संबंधित कई सारी जानकारियों को उसमें फाइल में रखा जाता है, जिसकी मदद से अध्यापक पोर्टफोलियो के अध्ययन के आधार पर अगले कक्षा में जाने के लिए मूल्यांकन तथा ग्रेडिंग देने में मदद मिलता है। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे अगले कक्षा में जाएंगे तो उस बच्चे के प्रति उनका ग्रेडिंग, उनका पोर्टफोलियो देख के पता चलेगा कि ये बच्चे का क्या एक्टिविटी है, जिससे बच्चों के द्वारा प्राप्त एकेडमिक बिहेवियर की जांच की जाएगी। अब देखिए, मान के चलिए कि ये कक्षा जो है 6 का बालक है, ठीक है, कक्षा यानी क्लासरूम क्लास 6 का ये बालक है, और इन्होंने कक्षा 6 इन्होंने समाप्त कर दिया, और टीचर जो है इसका एक पोर्टफोलियो बनाया कि इन्होंने क्या इसमें अचीवमेंट किया। जब इन्होंने कक्षा 7 में जाएगा तो क्लास 7 का जो टीचर रहेगा तो इस पोर्टफोलियो को देखेगा कि इन्होंने अपने पहले जो है इनका क्या, आपका इनका एकेडमिक बिहेवियर क्या था, इसकी ये जांच करेगा। इसीलिए ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है। समझे कि जब कोई बच्चा जो है अगले क्लास में जाएगा तो अगले क्लास का जो टीचर होगा उसके पोर्टफोलियो को देखकर उनके बिहेवियर की जांच करेगा, एकेडमिक बिहेवियर की जांच करेगा कि इनके गतिविधि कैसी थी पिछले कक्षा में। इसलिए ये पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो एक प्रकार का फाइल है जिसमें बच्चों द्वारा
प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेडिंग प्रदान कर अगले कक्षा में प्रवेश कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो की मदद से जो अध्यापक होते हैं उनकी उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्यांकन करके उनका ग्रेडिंग प्रदान करते हैं ताकि वो अगली कक्षा में प्रवेश कर सके और अगले कक्षा के अध्यापक पोर्टफोलियो की मदद से इस बच्चा की पिछली कक्षा में प्राप्त उपलब्धि को देख सकता है तथा अध्यापक जो होते हैं जो अगली कक्षा का जो अध्यापक होगा उस पोर्टफोलियो की मदद से बच्चा की पिछली कक्षा में इन्होंने जो अचीवमेंट किया है उनको वो देख सकता है, जिन्हें बच्चे के रजिस्टर अटेंडेंस के साथ संकलित किया जाता है। जब वो बच्चे अगले साल जब नई क्लास में जाएंगे तो उनके रजिस्टर अटेंडेंस शीट जो होता है उसके साथ उस पोर्टफोलियो को संकलित किया जाता है, जोड़ दिया जाता है ताकि आने वाले जो क्लास के जो टीचर होंगे अगले क्लास के जो टीचर होंगे उसको पोर्टफोलियो को देखकर बच्चे के बिहेवियर एकेडमिक की जांच की जाएगी, बिहेवियर को देखा जाएगा। अतः पोर्टफोलियो से छात्र का मूल्यांकन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं पोर्टफोलियो जो है एक प्रकार का फाइल है जिससे बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, तो उनकी योग्यता एवं उपलब्धियों तथा कमियों की जानकारी मिलती है और उन इन कमियों को दूर करने का प्रयास भी करते हैं तथा अध्यापक जो होते हैं देखते हैं कि इनका क्या कमी रह गया, इन कमियों को दूर करने का प्रयास भी करता है किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों एक चीज हम यहाँ पे बताते हैं कि पोर्टफोलियो में कई सारी चीजों को बच्चे का जोड़ा जाता है। जैसे अगर इसका बहुत बड़ा उपयोग यहाँ पे ये भी है कि अगर मान के चलिए कि पोर्टफोलियो बच्चों का बना रहता है, ठीक है, और विद्यालय में बच्चे पढ़ने गए, अगर पोर्टफोलियो में बच्चे को ये है कि इनको किसी भी प्रकार का बीमारी है, अचानक उसको विद्यालय में वो बीमारी रिपीट हो गया, वो जो है बीमारी फिर से आ गया, तो अध्यापक जो है पोर्टफोलियो देखेंगे कि इसका जो है ये बीमारी इसको पहले से है, तो उसको तुरंत जो है पोर्टफोलियो से उनकी मदद मिल जाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पे जांच किया जाता है। तो पोर्टफोलियो जो होता है बहुत अच्छा चीज है जो बच्चों के लिए बनाया जाता है ताकि इसका जो है उपलब्धि प्रगति जो भी कमी है इनको वो उसमें रखा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में पढ़े और बहुत अच्छे से समझे। चलिए आपका 3 क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसी तरह से बात करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ते जाना है और धैर्य बनाते हुए अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है हम लोग का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको पढ़ना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको हम लोग इंग्लिश में कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहते हैं। सतत को इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं, व्यापक को इंग्लिश में कम्प्रिहेंसिव कहते हैं, मूल्यांकन को इवैल्यूएशन कहते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग सीसीई कहते हैं, याद रखिएगा सीसीई, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सतत मूल्यांकन, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सतत मूल्यांकन, फिर पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन, दो रूप में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसी तरह से आप लोग को कॉपी में लिखना है, ब्लैक पेन से आप लोग को लिखना है सतत मूल्यांकन, एरो देके इसके बारे में लिखना है। समझिए सतत मूल्यांकन क्या होता है। सतत शब्द अंग्रेजी के कंटिन्यूअस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। सतत शब्द जो है अंग्रेजी के कंटिन्यूअस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करना। जो आपका मेन लाइन होगा उसको इन्वर्टेड कोमा से बंद कर देना है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करना। सतत मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाता हो तो पढ़ाने के दौरान बच्चों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, बच्चों की कमियों को जानकर उनके समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत मूल्यांकन, जो कि क्लासरूम के दौरान किया जाता है। ठीक, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि टीचिंग प्रोसेस, जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन करना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसको याद रखना अच्छे से। अर्थात सतत व्यापक मूल्यांकन में कक्ष में लगातार चल रही अधिगम हो रही शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन हो, उसे अध्यापक निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों में मूल्यांकन करते हैं। देखिए यहाँ पे सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें क्या होगा, सतत मूल्यांकन में कि ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन करते हैं। इसमें दो तरह का मूल्यांकन करेगा, एक योगात्मक मूल्यांकन करेगा और एक आपका निर्माणात्मक करेगा और एक योगात्मक करेगा। निर्माणात्मक को हम लोग को फॉर्मेटिव कहते हैं और योगात्मक मूल्यांकन को सबमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा। अब सतत मूल्यांकन बीच में लिखिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन।
इसका दो भाग है सतत मूल्यांकन का, एक होता है निर्माणात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। आकलन से आपको घबराना नहीं है, ये चीज आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो योगात्मक आकलन, निर्माणात्मक आकलन को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं और इसी निर्माणात्मक आकलन को हम लोग रचनात्मक आकलन भी करते हैं, ठीक है। निर्माणात्मक आकलन का दूसरा नाम है रचनात्मक आकलन, और एक होता है योगात्मक आकलन जिसको हम लोग इंग्लिश में सबमिटिव असेसमेंट करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में FA और इसको बोलते हैं SA। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमिटिव असेसमेंट, ये दोनों जो है आकलन सतत मूल्यांकन का ही भाग है। अगर इसके बारे में और पूछे तो इसको दोनों को विस्तार से लिखिएगा, हम इसको पढ़ाए भी है। तो यहाँ तक आपका सतत मूल्यांकन आपका एक पॉइंट हुआ। दूसरा है व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन ही था सतत व्यापक मूल्यांकन, तो सतत मूल्यांकन हम पढ़ा दिए कि वैसा मूल्यांकन जिसमें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान किया गया मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन कहते हैं। उसमें दो भाग आएगा, एक निर्माणात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन। उसमें अगर पूछे तो और उसको बढ़ा दीजिएगा आगे, ठीक है। आगे हम पढ़ाए निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, वहां से आप लोग को हेल्प हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं व्यापक मूल्यांकन को, जिसको हम लोग कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। इसको समझिए, व्यापक शब्द अंग्रेजी के कंप्रिहेंसिव शब्द का रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है बच्चे के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास का मूल्यांकन। देखिए, व्यापक मूल्यांकन नाम से ही आप लोग को लग रहा है व्यापक मूल्यांकन, व्यापक रूप से मूल्यांकन करना, बच्चे के व्यक्तित्व के चौमुखी विकास का मूल्यांकन करना, यानी बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है उनके जब हम चौमुखी का जो हम विकास का मूल्यांकन करते हैं, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट का जब हम लोग का उन लोग का मूल्यांकन करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के चौमुखी विकास का मूल्यांकन करते हैं। इस प्रकार व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के शैक्षिक तथा सशैक्षिक गतिविधि, कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक एरिया का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, ये व्यापक मूल्यांकन जो होता है, व्यापक मूल्यांकन में दो चीजों की गतिविधि का मूल्यांकन किया जाता है, एक शैक्षिक जिसको इंग्लिश में कोलास्टिक, सहशैक्षिक जिसको इंग्लिश में कोकोलास्टिक गतिविधि एरिया का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के दो गतिविधि का मूल्यांकन किया जाता है, एक शैक्षिक तथा सहशैक्षिक गतिविधि, कोलास्टिक एंड कोकोलास्टिक एरिया का हम लोग मूल्यांकन करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि शैक्षिक गतिविधि क्या होता है और सहशैक्षिक गतिविधि क्या होता है, इसको समझते हैं। जहां शैक्षिक क्षेत्र कोलास्टिक एरिया में विषय आते हैं। अब देखिए, शैक्षिक गतिविधि में क्या आएगा, शैक्षिक गतिविधि में आपका सब्जेक्ट आएगा, विषय आएगा, जो अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष जिसको हम इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन का मूल्यांकन किया जाता है। बीच बीच में आप लोग को इंग्लिश शब्द का भी प्रयोग करना है। देखिए, शैक्षिक गतिविधि यानी कि शैक्षिक क्षेत्र यानी कि कोलास्टिक एरिया में टीचर जो होते हैं, इसमें विषय आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, और बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों ने कितना सीखा, संज्ञान का मतलब होता है इन्होंने कितना सीखा, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें गणित आएगा, विज्ञान, समाज आदि विषयों को फॉर्मेटिव तथा सबमिटिव के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि शैक्षिक गतिविधि में क्या होता है कि एक तो आपका सब्जेक्ट आएगा, कौन कौन सब्जेक्ट आएगा, गणित आएगा, विज्ञान आएगा, समाज आएगा, इन सभी विषयों को अध्यापक इनकी मदद से मूल्यांकन करते हैं, और ये जो मूल्यांकन होते हैं विषयों के फॉर्मेटिव और सबमिटिव के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वहीं अगर देखा जाए सहशैक्षिक गतिविधि, ठीक है, सहशैक्षिक गतिविधि यानी कि कोकोलास्टिक एरिया की भी जांच किया जाता है, जहां ये देखा जाता है कि बच्चे में वैल्यूज, डिसिप्लिन्स, लाइफ स्किल, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, स्पोर्ट्स को भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि शैक्षिक गतिविधि जो हम पहले पढ़े अभी, शैक्षिक गतिविधि में क्या था, विषयों को मूल्यांकन किया जाता है तथा बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मूल्यांकन किया जाता है, संज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन अगर सहशैक्षिक गतिविधि देखा जाए, कोकोलास्टिक एरिया में देखा जाए, तो बच्चों के वैल्यूज क्या है, उनके क्या डिसिप्लिन है, उनके क्या लाइफ स्किल है, उनके क्या हैबिट्स है, एटीट्यूड्स है, स्पोर्ट्स इनके, और इनके भावात्मक तथा क्रियात्मक इफेक्टिव तथा साइकोमोटर पक्ष का मूल्यांकन किया था। इसमें दो पक्षों का मूल्यांकन करेगा, एक भावात्मक पक्ष का और एक क्रियात्मक पक्ष का। दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
अब देखिए इसको समझिए, इसका यानी कि व्यापक मूल्यांकन दो हो गया, एक तो आपका हो गया कोलास्टिक एरिया और एक हो गया कोकोलास्टिक एरिया, ठीक है। शैक्षिक शैक्षिक गतिविधि और एक हो गया सहशैक्षिक गतिविधि। तो कोलास्टिक एरिया शैक्षिक गतिविधि में कौन आएगा, कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक पक्ष, और कोकोलास्टिक एरिया यानी कि सहशैक्षिक गतिविधि में कौन आएगा, तो भावात्मक यानी एफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष। अब कोकोलास्टिक एरिया में आपका आएगा गणित, विज्ञान, समाज, हिंदी, ये सभी विषय आएंगे। और इसमें आएगा आपका कोकोलास्टिक एरिया में वैल्यूज आएगा, डिसिप्लिन आएगा, स्पोर्ट्स आएगा, एटीट्यूड्स आएगा, इन सभी चीजों को इसमें रखना है। तो इस तरह से हम लोग व्यापक मूल्यांकन को बहुत अच्छे से पढ़े और एक बीच बीच में आप लोग डायग्राम की मदद से भी हम लोग पढ़े, ठीक है। यहाँ तक किसी भी प्रकार का आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन आप लोग का खत्म हुआ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक 4 क्वेश्चन हम लोग खत्म किए हैं। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन में जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन है हम लोग का रचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे सतत मूल्यांकन का 2 पार्ट, ठीक है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सबमेटिव असेसमेंट। तो हम बताएं कि आपको आगे जो है ये दोनों देखने जरूर मिलेगा, तो हम लोग अभी यही दोनों देखेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। यहाँ पे कहीं कहीं पे फॉर्मेटिव एवोल्यूशन भी देखने मिलेगा और कहीं कहीं पे सबमेटिव एवोल्यूशन मिलेगा। तो आपको चिंता वाली बात नहीं है, एफए और एसए दोनों एक ही चीज है यहाँ पे, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहला पढ़ना हम लोग को रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, रचनात्मक मूल्यांकन को हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन, बस इंग्लिश दिखना, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन होना चाहिए। यही आपका एफए भी कहलाता है, इसी को हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोई अलग चीज नहीं है, यही चीज है। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन, इसी को हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है इसको समझिए। जब कोई शैक्षिक योजना कक्षा में लगातार चल रही है, जब कोई टीचिंग प्रोसेस है ना क्लासरूम में चल रही है, अध्यापक बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा है, इसी के बीच अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे सीखे कि नहीं सीखे, इनकी जांच करता है अध्यापक, ठीक है। यानी जो टॉपिक पढ़ाता है अध्यापक, उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करता है बीच बीच में। तो बच्चे जवाब देते हैं, तो इसका मतलब कि टीचर को लग रहा है कि बच्चे सीख रहे हैं। अगर बच्चे जवाब नहीं दिए तो अध्यापक को लगता है कि बच्चे नहीं सीख रहे। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कि शैक्षिक योजना के दौरान, याद रखिएगा, शैक्षिक योजना के दौरान चल रही जो गतिविधि होती है, इसी के बीच जो टीचर होते हैं छात्रों का मूल्यांकन करते हैं। इसमें अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने ज्ञान को कितना सीखा। उन्होंने ये देखा कि हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं अध्यापक, उन्होंने बच्चों ने कितना ज्ञान को सीखा और बच्चे को समझने में कहाँ कमी रह गई, और बच्चों को समझने में कहाँ कमी रह गई, इसी का जो है जांच करता है, इसी का मूल्यांकन करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहां बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों के दौरान बालकों में उत्पन्न कमियों का पता लगाकर उनका सुधार करता है। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग सुधार कर सकते हैं कि इसमें जो टीचर बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उन्होंने ये देखा कि बच्चे में अगर किसी प्रकार का कमी हुआ है ना, समझने में कहीं कमी होती है, बच्चों को जब शैक्षिक उद्देश्यों के दौरान बच्चों में अगर किसी भी प्रकार की कमियों का पता लगता है तो उनकी हम कमियों को सुधार सकते हैं। इसमें याद रखिएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग निर्माणात्मक आकलन में, रचनात्मक आकलन में हम बच्चों के कमियों को हम इसमें सुधार सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट। इसमें कई सारे उपकरण आते हैं जिसमें अध्यापक इस शैक्षिक योजना के दौरान प्रयोग करते हैं, है ना। यानी कि जब टीचर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई सारे उपकरण का प्रयोग करते हैं, टूल्स का प्रयोग करते हैं, जिसके मदद से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से उपकरण का प्रयोग करेगा, इसको लिखिएगा। पहला है पोर्टफोलियो का प्रयोग करेगा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करेगा, प्रोजेक्ट का प्रयोग करेगा, चेकलिस्ट का प्रयोग करेगा, रूब्रिक्स का प्रयोग करेगा, उपखयानक अभिलेख का प्रयोग करेगा, जिसको हम इंग्लिश में एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं, रेटिंग स्केल का प्रयोग करेगा। तो इस तरह के उपकरणों का प्रयोग करके अध्यापक बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में लिखना नहीं है, बस आपको टूल्स यहाँ पे लिख देना था, कौन कौन सा टूल्स है, ये सब टूल्स को आपको याद रखना है, ठीक है।
जहां रचनात्मक मूल्यांकन में तकनीकों ने टूल्स के माध्यम से बच्चों के सीखने के उद्देश्यों की जांच की जाती है। इसी टूल्स का प्रयोग जो है अध्यापक करते हैं बच्चों के सीखने में। इससे सुधार के उपाय भी बताए जाते हैं। इसमें बच्चों के जो है जो सुधार होते हैं उसके भी उपाय को इसमें बताया जाता है। तो यहाँ तक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सबमेटिव एवोल्यूशन, योगात्मक मूल्यांकन। इसको समझिए दोस्तों। अब योगात्मक मूल्यांकन क्या है इसको देखिए। योगात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि योगात्मक मूल्यांकन जो है आपका रचनात्मक मूल्यांकन से अलग है। इसमें क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होना चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में। ठीक है, और आपका जो रचनात्मक मूल्यांकन क्या था कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान करता है यहाँ पे वहां पे। ठीक है, और योगात्मक मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया के अंत में करता है। जैसे आप लोग अभी बीएड का एग्जाम देंगे, आप लोग कॉपी चले जाएगा आप लोग का एग्जामिनर के पास जहां आप लोग का चेक होगा। ठीक है, तो वो आपका अंतिम रूप से आपका मार्क्स बैठाएंगे, तो अंत में वहां पे आपका मूल्यांकन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। यदि आप लोग का अगर बीच में अगर किसी भी प्रकार का अगर मूल्यांकन होता है तो वो आपका फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। लेकिन शिक्षण प्रक्रिया के अंत में जब हम लोग अगर मूल्यांकन करते हैं तो उसी को हम लोग मूल्यांकन करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। आप लोग देखे होंगे साप्ताहिक टेस्ट होता है, मासिक टेस्ट होता है, यानी कि आप लोग का मंथली टेस्ट होता है, देखे होंगे वीकली टेस्ट होता है। तो वो आपका जो टेस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, जो कि अंत में किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का हम लोग सुधार नहीं कर सकते हैं। ये देखा जाता है कि बच्चों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। अध्यापक के द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखा जाता है कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया। किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इसमें क्या होगा कि बच्चों का अंत में यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है और उसी टेस्ट के आधार पर अध्यापक ये समझता है कि बच्चों ने कितना सीखा, उनको कितना ज्ञान ग्रहण किया। ठीक है, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकते हैं। जो नंबर अगर आ गया अब हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यही आपका कहलाएगा समेटिव एवोल्यूशन, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग सुधार कर सकते थे। अब इसमें देखिए समेटिव एवोल्यूशन में कौन कौन से टूल्स काम करेंगे इसको देखिए। तो समेटिव एवोल्यूशन जो होता है इसमें जो अध्यापक होते हैं योगात्मक मूल्यांकन जो बच्चों का करेगा, तो एक तो शॉर्ट ऐसे टाइप का टेस्ट दे देगा। ठीक है, अब अध्यापक का जो है वीकली हो या साप्ताहिक हो या फिर डेली टेस्ट में वो एक शॉर्ट ऐसे टेस्ट दे देगा कि इसके बारे में लिखिए। इस तरह का योगात्मक मूल्यांकन करेगा। लॉन्ग ऐसे टाइप टेस्ट दे देगा, रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, क्वेश्चन टाइप टेस्ट होगा। इस तरह से आप लोग लिखिएगा, आपका आ जाएगा समेटिव असेसमेंट में शॉर्ट ऐसे टाइप टेस्ट, लॉन्ग ऐसे टेस्ट, रिटन टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, क्वेश्चन टाइप टेस्ट। तो ये सभी जो आ जाएगा वो आप लोग का योगात्मक मूल्यांकन में आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप लोग का योगात्मक मूल्यांकन कंप्लीट हुआ। चलिए, तो दो हम लोग मूल्यांकन को पढ़े, एक रचनात्मक मूल्यांकन जिसको हम लोग निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं और योगात्मक मूल्यांकन। अब हम लोग बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग बीच बीच में पानी लेके बैठिए और अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके क्वेश्चन को देखना है, आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट, इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण क्या है, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट। आप लोग इंग्लिश वर्ड का भी प्रयोग कीजिएगा और इसको आप लोग को डीप कर देना है ब्लैक पेन से। ठीक है, चलिए पढ़िए। उपलब्धि परीक्षण क्या है इसके बारे में समझते हैं। उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जिनकी सहायता से विद्यालय में पढ़ाई जाने वाले विषयों और सिखाई जाने वाली कुशलताओं में छात्रों की सफलता या ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण, ठीक है, नाम से ही आपको लग रहा है कि बच्चे जो है उपलब्धि कर रहे हैं, किसी चीज में उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। बच्चों के उपलब्धियों का जब हम जांच करते हैं वही आप लोग का अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट जिसको हम लोग उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का क्या होता है कि अध्यापक जो होते हैं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों
और सिखाई जाने वाले कुशलताओं को छात्रों की सफलता का ज्ञान प्राप्त करता है, उसी को हम लोग उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं कि बच्चों ने विषय में कितनी इन्होंने उपलब्ध प्राप्त की है, इसी को हम लोग अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। आगे देखते हैं। यह एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति की प्राप्ति उपलब्धि को मापने में किया जाता है। देखिए, आप लोग का ये जो उपलब्धि परीक्षण होता है, इसमें क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में आपका यहाँ पे इन्होंने बच्चे ने कितना उपलब्धि प्राप्त किया उसकी जांच की जाती है। जैसे आप लोग का अभी बीएड एग्जाम होगा, ठीक है, तो बीएड जो एग्जाम होगा तो यूनिवर्सिटी जो होगा एक संगठन है, एक समूह है, वो आप लोग का निष्पक्ष रूप से एग्जाम लेगा सभी बच्चों का। और किसका एग्जाम लेगा? बीएड का एग्जाम लेगा। और यहाँ पे किसी खास बच्चे पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाएगा, समूह में सबका एग्जाम दिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। और आप लोग की उपलब्धियों को वो मापेगा कि आपने बीएड में कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, आपको बीएड के बारे में क्या जानकारी है, इसके बारे में वो अपने टेस्ट के माध्यम से आपकी जांच करेगा। इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण, और इसी टेस्ट का नाम है मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कहते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यही आता है उपलब्धि परीक्षण में, ठीक है। आप लोग इसको समझिए कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है, मानकीकृत परीक्षण क्या होता है। तो मानकीकृत परीक्षण जो होता है एक समूह या संगठन लेता है, ठीक है, जिसमें बच्चों की उपलब्धियों को देखता है। और ये जो परीक्षण होता है इसमें विश्वसनीयता और वैधता सबसे अधिक होती है, किसी खास बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो सीटेट, सीटेट जो है आप लोग जानते हैं, सीटेट बीएड के जो बच्चे हैं वो सीटेट का एग्जाम देते ही हैं, टेट का एग्जाम सीटेट, ठीक है। ये क्या है? सीटेट क्या है? एक संगठन है, एक समूह है, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं तो उनको सीटेट क्वालिफाई करना होता है, तभी वो टीचर बनते हैं। तो सीटेट जो होते हैं वो पूरे विश्व मतलब पूरे लेवल पर एग्जाम लिया जाता है। एक संगठन, एक समूह है जो एग्जाम लेता है, और यह निष्पक्ष रूप से बच्चों का एग्जाम लेता है, ठीक है। निष्पक्ष रूप से बच्चों का एग्जाम लेता है, इसमें विश्वसनीयता और वैधता अधिक होती है। और बच्चों की ये उपलब्धि को देखता है कि इन्होंने सीटेट में कितनी जानकारी रखी है, इसलिए सीटेट की परीक्षा ली जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। यह परीक्षण किसी व्यक्ति का यह पता लगाई जाती है कि किसी विशेष क्षेत्र में या कौशल में कितनी निपुणता प्राप्त की है। इसमें इस परीक्षण में ये देखा जाता है कि व्यक्ति ने के यह पता लगाया जाता है कि इसमें विशेष क्षेत्र में या कौशल में इसने कितनी निपुणता प्राप्त की है, कितना इन्होंने अचीवमेंट किया है, इसका पता लगाया जाता है। अतः उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी व्यक्ति के प्राप्त उपलब्धि को मापता है। अर्थात उपलब्धि परीक्षण वो परीक्षण है जो किसी व्यक्ति के प्राप्त अचीवमेंट को मापता है। छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता को यह जानने में मदद करता है कि छात्र क्या सीख रहे हैं, उन्हें क्या सीखने की आवश्यकता है। इसमें जो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको यह मदद मिलता है जानने के लिए कि उन्होंने क्या सीखा और उन्हें सीखने की क्या आवश्यकता थी, इसकी ये जानकारी मिलता है अचीवमेंट टेस्ट की, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इसका कुछ परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा भी बीच-बीच में आप लोग को देना है। डेफिनेशन फ्रीमैन के अनुसार याद रखिएगा, फ्रीमैन ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्तियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ तथा कौशल को मापन करते हैं, ठीक है। ये बात फ्रीमैन ने कहा था कि फ्रीमैन ने यह कहा था कि उपलब्धि परीक्षण किसी एक विषय या विषयों में व्यक्तियों के द्वारा अर्जित ज्ञान, सूझबूझ और कौशल को मापने का कार्य करता है। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, फ्रीमैन ने ये बात कही थी, ठीक। इसको याद रख लीजिए। उपलब्धि परीक्षण खत्म हुआ हम लोग का। दोस्तों, उपलब्धि परीक्षण के बाद अगला क्वेश्चन आएगा हम लोग का सामाजिक मेट्रिक तकनीकों का उपयोग, यूजेज ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक मेट्रिक तकनीकों का उपयोग, यूजेज ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक। अब सामाजिक मेट्रिक तकनीक होता क्या, इसको समझिए पहले, ठीक है। अब जब ये समझ जाएंगे तब इसका उपयोग लिख लीजिएगा। देखिए, सामाजिक मेट्रिक तकनीक जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहते हैं, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको समझिए। ये क्या होता है कि ये एक समूह की संरचना है। सामाजिक मेट्रिक तकनीक यानी कि टेक्निक जो है एक क्या है, मतलब समूह की संरचना है जो ये मापने में मदद करता है कि बच्चों के बीच सामाजिक संबंध कैसा है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग इसको समझिए आम भाषा में, ऐसे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्लासरूम है, क्लासरूम में कई सारे बच्चे हैं, ठीक है, क्लासरूम में कई सारे बच्चे हैं।
अब इन बच्चों से हमको ये पूछना है कि आपको किसके साथ बैठना पसंद है। जैसे मान के चले इस बच्चे को पूछना है कि आपको किसके साथ बैठना पसंद है, ठीक है, आपको किसके साथ खेलना पसंद है, ठीक है, आपको किसके साथ मित्र बनाना पसंद है। इस तरह की चीजों को जब हम पूछते हैं, जब एक दूसरे के साथ यहाँ पे हम लोग संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक मीट्रिक तकनीक। इसमें क्या होते हैं, या तो सकारात्मक प्रश्न के रूप में वो बोलेगा या तो फिर नकारात्मक प्रश्न के रूप में वो हमको जवाब देगा। तो इसमें क्या होगा कि इसमें पसंद पूछा जाएगा बच्चे से कि आप किसके साथ खेलना पसंद करेंगे, आप किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को जब हम पूछते हैं तो वो आपका सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहलाता है। इसमें बच्चे के पसंद और नापसंद को पूछा जाता है। विद्यालय परिषद में छात्रों के द्वारा किसने किसको पसंद किया इसको देखा जाता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक की मदद से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का चयन करते हैं उनके पसंद के हिसाब से, ठीक है। तो यही आपका कहलाता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। समझ में आ गया कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स क्या होता है कि सभी बच्चों में एक दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करता है, जिसमें बच्चों के पसंद और नापसंद को पूछा जाता है कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, वो किसके साथ जो है आपका जो है खेलना पसंद करेंगे, वो किसको मित्र बनाना पसंद करेंगे। इस तरह की चीजों का उपयोग यहाँ पे सामाजिक मीट्रिक टेक्निक में हमको करना है, ठीक है। आइए सामाजिक मीट्रिक तकनीकों का उपयोग निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग निम्नलिखित रूप में देखेंगे। अब इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहला नंबर उपयोग, सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग वहां किया जाता है जहां समूह में व्यक्ति शामिल होते हैं। यानी इस टेक्निक का हम लोग वहां उपयोग करेंगे जहां कई सारे व्यक्ति समूह जो है शामिल होते हैं। जैसे शैक्षिक संस्थानों में उपयोग करेंगे, रक्षा सेवाओं में करेंगे, पेशेवर और अन्य उन संस्थानों में किया जाता है इस सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग। यानी सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग हम लोग वहां करेंगे जहां व्यक्ति शामिल होते हैं, जहां लोग शामिल होते हैं। जैसे शैक्षिक संस्थान में बच्चे शामिल होंगे, रक्षा सेवाओं में जो है वहाँ पे क्या होंगे, आर्मीज रहेंगे, ठीक है। यानी कि वहाँ पे सेना रहेंगे, वहाँ पे भी सेना से पूछा जाएगा कि आपको किन के साथ रहना अधिक पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग करेंगे। पेशेवर के साथ हम लोग वहाँ पे सोशियो टेक्निक का उपयोग करेंगे। तो इन सभी संस्थाओं में हम इसका उपयोग करते हैं, सबसे पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, कक्षा में छात्रों के आपसी संबंधों को सुधार करने के लिए भी किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों के आपसी संबंधों को भी देखा जाता है कि ये बच्चे इसके साथ कंफर्टेबल है कि नहीं है, इनका इसके साथ खेलना पसंद है कि नहीं है। इनके संबंधों को हम सुधार भी कर सकते हैं, इसमें भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अगला तीसरा नंबर, किसी समूह में छात्रों या व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक विचारों का पता लगाने में भी किया जाता है। देखिए इस टेक्निक्स का हम लोग यहाँ पे भी उपयोग करते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, हम लोग यहाँ पे इस टेक्निक की मदद से पता कर सकते हैं कि उनका सकारात्मक उस किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या है, नकारात्मक विचार क्या है। इसका हम लोग पता लगाने के लिए इसमें कर सकते हैं कि इनका इसके साथ जो है संबंध अच्छा है। इसमें हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक विचारों का पता लगाने के लिए भी इस टेक्निक का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर में था, समूह में छात्रों की पहचान के परिणाम के अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। समूह में जो छात्रों का हम पहचान करना हो उसके परिणाम का अध्ययन करने के लिए भी हम लोग कर सकते हैं कि समूह में छात्रों का क्या पहचान है। इसमें भी हम लोग सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। 5 नंबर पे है, समूह और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता के अध्ययन का निदान किया जाता है। यानी कि समूह और सामाजिक विचार विमर्श की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भी हम लोग सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग करते हैं। उसके बाद है 6 नंबर में, छात्रों के नापसंद का पता लगाने भी कर सकते हैं। बच्चों ने क्या नापसंद किया, ठीक है, उनका पता लगाने के लिए भी हम लोग यहाँ पे इस सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। छात्रों के यानी कि समूह के किसी व्यक्ति या छात्र के अस्तित्व की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है इस टेक्निक का प्रयोग। और लास्ट है, समाज में व्यक्तियों के आपसी संबंध कैसा है इसका पता लगाया जाता है इसके द्वारा। सोशियोमेट्रिक के द्वारा हम समाज में व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध कैसा है, अच्छा है कि खराब है, इसका पता लगाने के लिए भी हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं, सोशियोमेट्रिक टेक्निक का। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक का उपयोग हम लोग समझ गए। यहाँ तक जो है क्वेश्चन खत्म हुआ, सोशियोमेट्रिक टेक्निक खत्म हुआ, ठीक है। अब दोस्तों, और ये आपका अंतिम है, लास्ट है, ठीक, मानक संदर्भित एवं मानदंड संदर्भित परीक्षण। ठीक, अंतिम आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है, मानक संदर्भित और मानदंड संदर्भित परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। मानक संदर्भित, ठीक, मानक संदर्भित को हम लोग नॉर्म्स रिफरेंस एवं एंड
मानदंड संदर्भित परीक्षण को हम लोग क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, एनआरटी का मतलब हुआ नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, और क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट को शॉर्ट में हम लोग सीआरटी कहते हैं। एनआरटी का मतलब हुआ मानक संदर्भित परीक्षण, सीआरटी का मतलब हुआ मानदंड संदर्भित परीक्षण। तो एनआरटी और सीआरटी एग्जाम में पूछे तो आपको इसी के बारे में लिखना है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में एनआरटी तथा सीआरटी के बारे में बताइए, तो यही आपको बताना है। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण, मानदंड संदर्भित परीक्षण, ठीक। चलिए एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मानक संदर्भित परीक्षण। ये क्या होता है इसको समझिए। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, नॉर्म रिफरेंस टेस्ट जिसको हम लोग शॉर्ट में एनआरटी कहते हैं। मानक संदर्भित परीक्षण वो परीक्षण होता है जो छात्रों के परिणामों की तुलना अपने समूह के किसी अन्य छात्रों से किए जाते हैं। अब देखिए, मानक संदर्भित परीक्षण ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें किसी एक बच्चे का परिणाम जो रिजल्ट होते हैं उसके समूह में जो कई सारे बच्चे होते हैं उनसे उनकी तुलना की जाती है, ठीक है। यही चीज को लिखे हैं कि मानक संदर्भित परीक्षण वो परीक्षण होता है जो छात्रों के परिणामों की तुलना अन्य छात्रों के से की जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। इसमें और पढ़िए, मानक संदर्भित परीक्षण के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। मानक संदर्भित परीक्षण में अंकों का उपयोग कर छात्रों की प्रगति का उनके सहकर्मी समूह के अन्य लोगों से तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों का हम लोग अंकों का प्रयोग उनके सहकर्मी, उनके सहपाठी के साथ तुलना करने में किया जाता है। जैसे यदि 5वीं कक्षा का कोई छात्र 90% स्कोर करता है तो हम कह सकते हैं कि वो अपने अधिकांश साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका कहलाया एनआरटी, नॉर्म रिफरेंस टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण। वैसा परीक्षण जिसमें हम लोग किसी एक बच्चे का अंक के आधार पर हम लोग किसी समूह के बच्चों के साथ उनका तुलना करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है। याद रखिएगा इसको। जैसे 5वीं कक्षा का कोई बच्चा है जिन्होंने 90% मार्क्स प्राप्त किए इन्होंने, और ये हम लोग कह सकते हैं कि अधिकांश साथियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। यह परीक्षण का प्रयोग परंपरागत रूप में से किया जाता है। इस परीक्षण का जो प्रयोग है हम लोग परंपरागत रूप से करते आ रहे हैं। मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों के प्राप्तांकों का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित मानक के आधार पर किया जाता है। इस यानी कि इसमें जो होते हैं मानक संदर्भित परीक्षण में जो होते हैं वो छात्रों के प्राप्तांक इन्होंने जो उन्होंने मार्क्स लाए हैं उनका जो मूल्यांकन करता है वो पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर करता है, जिससे छात्रों के प्राप्त ज्ञान का पता लगाते हैं। जिससे हम लोग क्या करते हैं, छात्रों के प्राप्त ज्ञान का पता लगाते हैं। तथा यह परीक्षण अध्यापक विद्यालय, विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। अध्यापक छात्रों को प्रश्न देते हैं और छात्र उनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया उनकी जानकारी मानक संदर्भित परीक्षण द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि टीचर जो होते हैं या फिर विद्यालय होता है या फिर विश्वविद्यालय होता है, तो आदि शिक्षण संस्थाएं जो होती है वो क्या होता है, छात्रों को प्रश्न देता है, ठीक है। और ये देखा जाता है कि छात्र उनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया, उनकी जानकारी मानक संदर्भित परीक्षण के द्वारा किया जाता है। यही आपका कहलाता है मानक संदर्भित परीक्षण, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, उदाहरण भी दिए इसमें। यदि कोई छात्र 10 प्रश्नों में से 7 प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया तो यह सूचना मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। यदि कोई छात्र के सामने में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए, उसमें से उन्होंने 7 क्वेश्चन का आंसर सही सही दे दिया, तो यही आपका मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। जिससे यह पता चलता है कि छात्र विशेष न अन्य छात्रों की तुलना में कितना ज्ञान अर्जित किया है। इन्होंने ये देखा, इसमें यह देखा जाता है कि इन्होंने 10 में से 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और ये देखा जाता है कि ये जो छात्र है अन्य छात्रों की तुलना में कितना अधिक ज्ञान अर्जन किया। अतः मानक संदर्भित परीक्षण में छात्रों की अधिकतम सफलता का मूल्यांकन सापेक्ष रूप से किया था। इसमें क्या था, अधिकतम यानी छात्रों की अधिगम सफलता, इन्होंने क्या सीखा, इसका सापेक्ष रूप से इनमें मूल्यांकन किया जाता है। यही आपका मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है, जिसको हम लोग आपका कहते हैं शॉर्ट में एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए, और लास्ट है आप लोग का मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानदंड संदर्भित परीक्षण को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीआरटी,
क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, अब ये क्या होता है इसको समझिए। मानदंड संदर्भित परीक्षण, ठीक है, जिसको हम लोग CRT कहते हैं। इस परीक्षण का प्रतिपादन 1963 में रॉबर्ट गलेजियर ने उल्लेख किया था। देखिए, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो है, मानदंड संदर्भित परीक्षण जो है, इनका प्रतिपादन 1963 में रॉबर्ट गलेजियर ने उल्लेख किया था। गलेजियर ने कहा कि इस परीक्षण के द्वारा किसी छात्र के निरपेक्ष स्थिति, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के ज्ञान का पता लगाता है। इसमें यह कहा कि छात्र की निरपेक्ष स्थिति यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के ज्ञान का पता लगाते हैं, ठीक है। ये आपका कहलाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। दोनों परीक्षण दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक एक करके दोनों परीक्षण को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसको और समझते हैं। मानदंड संदर्भित परीक्षण में बच्चों को पहले से ये जानकारी होता है कि हमें परीक्षाओं में पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने होते हैं। यही आप लोग का कहलाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। जैसे आप लोग का ये पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, 80 मार्क्स का ये पेपर है। अधिगम के लिए आकलन बीएड सेकेंड ईयर का ये पेपर है असेसमेंट फॉर लर्निंग, 80 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। इसमें आपको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 32 नंबर चाहिए, आपको पता है 32 नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए। इससे अगर कम लाते हैं तो आपका पेपर में री लग जाएगा। यही है आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण। मानदंड का मतलब मान दे दिया आपको, इतना आपको लाना जरूरी है, ठीक है। ये बच्चों को पहले से ये जानकारी हो जाता है कि परीक्षाओं में पास करने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाना होता है। यही आपका कहलाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। समझ में आया? जैसे किसी विद्यालय में प्रवेश हेतु विद्यालय में कट पॉइंट निश्चित करते हैं। यदि आप लोग एंट्रांस एग्जाम देते होंगे किसी विद्यालय में प्रवेश के लिए, है ना, उसमें एंट्रांस एग्जाम होता है, तो उसमें कट पॉइंट दिया जाता है कि इस कट पॉइंट से अगर कम लाइएगा तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इससे मैक्सिमम नंबर लाना है। उस विद्यालय में प्रवेश के लिए केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश के लिए उन्हीं छात्रों को योग्य समझा जाता है जो जिनके कट पॉइंट से अधिक होते हैं। जिनके अंक जो है उस कट पॉइंट जो होता है, जिसका मेरिट बनता है उस कट पॉइंट से अधिक होता है, उसी को योग्य समझा जाता है उस विद्यालय में एडमिशन के लिए, जो आपका उसमें प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे परीक्षण को मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। दोस्तों, ऐसे परीक्षण को हम लोग मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण में मापदंड स्थापित होता है। इसमें पहले से मापदंड दे देता है कि आपको इतना कट ऑफ पार करना है, तभी आपका जो है पेपर क्लियर होगा या फिर आपका विद्यालय में प्रवेश होगा। तथा यह परीक्षण निरपेक्ष रूप से होती है। ये परीक्षण जो होता है निरपेक्ष रूप से होता है, इसमें कोई भी सापेक्ष रूप से ये आपका परीक्षण नहीं होता, निरपेक्ष होता है। कोई भी इसमें आपका जो योग्य होगा तो उसको उसमें एंट्री किया जाएगा, तो उसमें निरपेक्ष रूप से होता है, जो योग्य होता है उसी को लिया जाता है। कितना ज्ञान अर्जित किया है ये जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोग दो परीक्षण पढ़े, एक पढ़े NRT और एक पढ़े CRT। दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक जैसा नहीं समझना है। NRT का मतलब हुआ नॉर्म रिफरेंस टेस्ट और CRT का मतलब हुआ क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट। नॉर्म रिफरेंस टेस्ट यानी कि NRT का मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति या छात्र का तुलना, प्राप्तांकों के अंकों का तुलना उसके समूह से जब हम करते हैं तो वो आप लोग का NRT कहलाएगा। और क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्ट जो होता है वो एक ऐसा परीक्षण होता है जिसमें किसी एक फिक्स प्राप्तांकों को पार करने के बाद उसकी योग्यता को मापा जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं CRT, मानदंड संदर्भित परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग का कंपल्सरी क्वेश्चन समाप्त हुआ, और जितना हम आप लोग को कंपल्सरी क्वेश्चन बताए एक एक करके हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताए थे ग्रेडिंग के प्रकार, उसको दिमाग में रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पढ़ाए थे, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप पढ़ाए, माध्य माध्यिका बाहुलक को पढ़ाए, फिर पोर्टफोलियो का अर्थ पढ़ाए थे, सतत और व्यापक मूल्यांकन को पढ़ाए, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन को पढ़ाए, उपलब्धि परीक्षण क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है। फिर सामाजिक मीट्रिक तकनीक के उपयोग पढ़े, फिर लास्ट में हम लोग NRT और CRT का पढ़े। दोस्तों यहाँ पे जब हम जितना हम कंपल्सरी क्वेश्चन शॉर्ट बताए हैं, आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका यूनिट के क्वेश्चन में भी इसी को में देखने मिलेगा। अर्थात कंपल्सरी क्वेश्चन जो पूछता है यूनिट के क्वेश्चन को ही छाट के बनाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, पूरा बहुत अच्छे से बताया आप लोग को, एक एक चीज को बहुत अच्छे से बताएं और एक डायग्राम की मदद से भी आप लोग को कॉपी में बताएं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक अच्छे से तरीके से प्रॉपर रूप से आराम से बैठ के इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों को अब तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उन लोगों को ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा
और सभी बच्चों का अच्छे से अच्छे मार्क्स है, इनकी मेरी शुभकामना रहेगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम लोग फिर अगला पेपर का कंपल्सरी क्वेश्चन लाएंगे, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर का। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।